कंप्यूटर के 30 प्रश्न लेते हैं। एक्सेल की वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? जल्दी से आंसर दे देना 30 सेकंड के अंदर। एक्सेल में वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो इसका सही आंसर है ए, 3 होती है वो वर्कशीट होती है एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट रूप से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। स्प्रेडशीट MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल है, वो सॉफ्टवेयर क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सिस्टम यूटिलिटीज। प्रश्न नंबर 23। स्प्रेडशीट फाइल का नाम इंगित होता है। स्प्रेडशीट फाइल का क्या नाम इंगित होता है? तो प्रश्न नंबर 27 में सही आंसर है सी, टाइटल बार। प्रश्न नंबर 124 है फॉन्ट बॉक्स पाया जाता है। फॉन्ट बॉक्स कहाँ पाया जाता है? तो फाइल टैब में पाया जाता है, इंसर्ट टैब में, या होम टैब में, या उपरोक्त सभी? कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, होम टैब में फॉन्ट बॉक्स पाया जाता है। उपरोक्त सभी नहीं है, इसका होम टैब में फॉन्ट बॉक्स पाया जाता है। ये एक्सेल से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद में बात करते हैं 125वां सेव एज कमांड होता है। सेव एज कमांड किस में होता है? फाइल टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, होम टैब में होता है, उपरोक्त सभी होता है। जब हम एक्सेल यूज करते हैं तो इसमें जो सेव एज का जो ऑप्शन आता है वो किस ऑप्शन में आता है? एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आगे जो ये रिबन होता है उसके अंदर दिया होता है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे टैब ऐसे लिखा होता है एक्सेल यूज करते हैं। तो सेव एज जो कमांड है वो किसके अंदर आती है? तो यहाँ पर पहले फाइल टैब होता है, उस फाइल टैब के अंदर सेव एज कमांड आती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, फाइल टैब। प्रश्न नंबर 126 में बात करते हैं रिबन टैब में शामिल नहीं है। रिबन टैब में शामिल नहीं है, रिबन टैब है ये, रिबन टैब में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है रिबन टैब में? प्रश्न नंबर 126 में तो जो ओपन है वो रिबन टैब में शामिल नहीं है, क्योंकि रिबन टैब में अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की है कि यहाँ का फाइल आता है, यहाँ पे फाइल टैब आता है, या होम टैब आता है, रिव्यू टैब आता है, व्यू टैब आता है, चारों आता है। लेकिन जो ओपन है वो उसी फाइल टैब के अंदर ही आता है, अलग से कोई रिबन में टैब नहीं होता ओपन का। ओपन, सेव और सेव एज ये वगैरह सारे फाइल टैब के अंदर ही आते हैं। अब प्रश्न नंबर 127 पे बात करते हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन पाया जाता है। ओरिएंटेशन ऑप्शन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब है, इसके अंदर ओरिएंटेशन ऑप्शन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 128 से एक सेल को दो भागों में विभक्त करने हेतु प्रयुक्त ऑप्शन है। एक सेल है, जो एक्सेल के अंदर जो सेल बनी होती है इन सबको सेल कहते हैं, और सेल एड्रेस A1 A2 इस तरीके से सेल का एड्रेस होता है। तो एक सेल को दो भागों में विभक्त करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? मर्ज, रोटेट, स्प्लिट या कट? किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है एक सेल को? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्प्लिट। मर्ज तो दो सेल को एक सेल बनाने के लिए किया जाता है, रोटेट घुमाने के लिए किया जाता है, कट होता है जिसका उपयोग तो जो कट करने के लिए काम आता है, जो कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसे किसी डाटा को कट करने के काम आता है। जबकि जो होता है सेल को दो भागों में विभक्त करने वाला ऑप्शन है वो स्प्लिट होगा। सही आंसर होगा बी, स्प्लिट। 129 पे चर्चा करते हैं एक्सेल में पूर्व निर्धारित फॉर्मूले कहलाते हैं। एक्सेल में पूर्व निर्धारित फॉर्मूले कहलाते हैं। जो एक्सेल में जो पहले से फॉर्मूले दिए हुए होते हैं वो फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? जो डिफ़ॉल्ट रूप से अंदर से सेव होते हैं उस उन फॉर्मूलों को क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर? तो उनको कहते हैं फंक्शन कीज। जो आप एक्सेल जब यूज करते हैं तो एक्सेल के ऊपर यहाँ पे पट्टी होता है, उसमें जो फंक्शन आता है उस फंक्शन के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उस टैब के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ए, फंक्शन। 130 में नई वर्कबुक बनाने हेतु शॉर्टकट की है। 130 में आंसर होगा नई वर्कबुक बनाने हेतु शॉर्टकट की को क्या होगी? तो आपको पता है कि एन से न्यू होता है, तो कंट्रोल+N होता है जो न्यू शॉर्टकट कीज बनाने के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल+N, न्यू। किसी भी फॉर्मेटिंग को हटाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है। किसी भी फॉर्मेटिंग को हटाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है। कोई फॉर्मेटिंग किया हुआ है उसको हटाने हेतु किस शॉर्टकट की से हटा सकते हैं? तो वो हटता है कंट्रोल+स्पेस बार से, वो हट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल+स्पेस बार। आप जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए इसका, और ये पता लगे कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इससे पता चलेगा कि आप इन जो 30 प्रश्न कंप्यूटर वाला में उनमें से कितना आप सही करते हो। नीचे कमेंट जरूर करिए। हाइपरलिंक हेतु शॉर्टकट की है। अब हाइपरलिंक हेतु कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है बहुत बार।
तो 132 होगा, सही आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस के, जो हाइपरलिंक आता है। आप हाइपरलिंक में एच देकर कंट्रोल प्लस एच मत कर देना, कंट्रोल प्लस एच नहीं होता, वो रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस के होता है वो हाइपरलिंक के लिए होता है। स्लाइड को नवीन टू तरीके से प्रारंभ करना कहलाता है। कोई स्लाइड है, उस स्लाइड को नवीन टू तरीके से प्रारंभ करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, ट्रांजिशन। 134 पे बात करते हैं, विंडो में सबसे नीचे उपस्थित होता है। विंडो में सबसे नीचे उपस्थित होता है। तो विंडो में जैसे अब ये जैसे कोई फाइल है उसके अंदर वेबसाइट में देखते हैं, जैसे सबसे ऊपर हेडर होता है, फुटर होता है नीचे, एंड नोट होता है और फुट नोट होता है। फुट नोट ऊपर होता है, एंड नोट नीचे होता है। लेकिन जब विंडो होती है, जब पूरी स्क्रीन की बात की जाती है, पूरी स्क्रीन विंडो की बात की जाती है, उसमें सबसे नीचे जो कौन सा भाग उपस्थित होता है? तो सबसे नीचे वो भाग होता है, वो स्टेटस बार उपस्थित होता है। जो सबसे नीचे स्टेटस बार होता है इस तरफ कॉर्नर में, जिसमें जूम इन और जूमिंग आउट और जूमिंग इन जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो स्टेटस बार होता है, वो सबसे नीचे स्थित होता है। प्रश्न नंबर 135 पे बात करते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने हेतु प्रयुक्त जो है फंक्शन कीजिए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने हेतु कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? अब एक्सेल नहीं, अब पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, F5। ऐसे अगर F5 देखते हैं तो F5 रिफ्रेश करने के लिए काम आता है नॉर्मली, लेकिन जब अगर पावर पॉइंट के अंदर F5 का यूज करते हैं तो वो स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 136 है, कौन सी कुंजी का प्रयोग पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए होता है? स्लाइड शो देखने के लिए तो F5 होता है, और नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है पावर पॉइंट के अंदर? तो इसमें कंट्रोल प्लस M होता है। कंट्रोल प्लस N जो नई स्लाइड शो के लिए नहीं होता, कंट्रोल प्लस M होता है इसका सही आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 137 में, दोनों ओर डाटा को समान करने हेतु अलाइनमेंट है। एक तरफ डाटा है इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ अगर डाटा को समान करना हो तो उसके लिए कौन सा अलाइनमेंट यूज किया जाता है? अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। चार अलाइनमेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो दोनों ओर से डाटा को समान करने के लिए काम में किया जाता है? तो नाम से स्पष्ट है, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ, राइट है तो राइट की तरफ, और जो सेंटर है वो बीच की तरफ जो है अलाइनमेंट करने का काम आता है। लेकिन जो दोनों ओर के डाटा को समान करने के लिए जो अलाइनमेंट काम आता है वो होता है सी, कंट्रोल प्लस जे होता है। सी, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड होता है, वो दोनों ओर से डाटा को जस्टिफाई करता है, इसलिए वो सही आंसर होगा 137 में सी। 138 की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग तृतीय पीढ़ी में आईसी का उपयोग हो गया था, और उसके बाद में जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हुआ था वो चतुर्थ में हो गया था। लेकिन जो आईसी का उपयोग पूछा उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट, तो तृतीय में हो गया। आपको पता था जो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियों में विकास हुआ था, जिस पहली पीढ़ी में जो यूज किया जाता था तो वो जो उसके अंदर था वो मशीनी लैंग्वेज में जो टैब यूज किया जाता था, सेकंड में जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, और जो थर्ड है, थर्ड में यूज किया जाता था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और बात करते हैं 139 में, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, इसका सही आंसर होगा ए, 2 दिसंबर। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, कब है, कौन सा अधिनियम है? तो 2008 अधिनियम है वो, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम है। 141 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को निरस्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस धारा को निरस्त किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66A को निरस्त किया गया था। बहुत ही हाईलाइटेड धारा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, 66A। लाइन दर लाइन सूचना को मशीनी भाषा में बदलने हेतु किस भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है? लाइन दर लाइन सूचना को, देखो जो मशीनी भाषा को बदलने हेतु अनुवादक या ट्रांसलेटर होता है ना अनुवादक, वो असेंबलर, इंटरप्रेटर व कंपाइलर, 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं जो मशीनी भाषा को किसी अन्य भाषा में बदलता है, उसके लिए इनको ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है बदलने के लिए। तो अभी लाइन दर लाइन जो ट्रांसलेटर में बदलने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है इंटरप्रेटर से लाइन दर लाइन बदला जाता है। जैसे कोई ये है कि कोई भी स्टोरी या लेख है, कुछ भी है, पैराग्राफ है, उसको अब मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो उसको जो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इस लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर इस लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर इस लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर इस लाइन को, ऐसे लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है,
सभी पैराग्राफ को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ये तो सभी प्राइमर को एक साथ कन्वर्ट कर देता है और ये लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंटरप्रेटर। प्रश्न नंबर 100, ये 141, प्रश्न नंबर 143 पे बात करते हैं। पीडीए एक प्रकार है। पीडीए पीडीए एक प्रकार है। पीडीए किसका एक प्रकार है? 143 में पीडीए एक प्रकार है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, माइक्रो कंप्यूटर का पीडीए एक प्रकार है। 144 में बात करते हैं, निम्न में से कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। 144 में निम्न में से कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो माइक्रो कंप्यूटर है, कार्य के आधार पर नहीं है। क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर है वो कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार, दो प्रकार के दिए हुए हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर है वो कार्य के आधार पर इसका प्रयोग नहीं है। अब बात करते हैं 145 पे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में है? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसकी कौन सी धारा में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जिक्र किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की गई है सूचना प्रौद्योगिकी की किस अधिनियम की धारा? तो इसका सही आंसर होगा डी, धारा 35 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की गई है। अधिनियम कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो 2008 में जो इसका संशोधन एक्ट है हुआ था, उसके तहत धारा 35 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की गई है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो किसका प्रकार है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, डिवाइस सॉफ्टवेयर का, चारों में से किसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रकार है? जल्दी से आंसर दीजिए 146 में। तो इसका सही आंसर होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। इसका सही आंसर होगा बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 147 में। अब 147, 48 और 49 ये 3 प्रश्न दे रखे हैं जो कन्वर्जन से संबंधित है। कंप्यूटर में कन्वर्जेशन से संबंधित है। जो देखो पुराना जो पटवारी को सिलेबस था उसमें जो कन्वर्जेशन थे वो सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, दो प्रकार के कन्वर्जेशन थे। लेकिन जैसे अगर कन्वर्जेशन की बात करें तो लगभग सभी कन्वर्जेशन पूछ लिया जाता है, जैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जेशन, ये इस प्रकार के कन्वर्जेशन के प्रश्न पूछे गए हैं। तो कन्वर्जेशन के अंदर जैसे ये इसके अंदर जैसे 16 लिखे हुए हैं बार, तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है और आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल से हमने को बाइनरी में बदलना है। जिसके बाद 2 लिखा हुआ है तो ये बाइनरी नंबर है और इसको हमें बदलना है डेसिमल में। जिसके बाद 10 लगा हुआ होता है डेसिमल, तो बाइनरी से हमें डेसिमल में बदलना है। और अब इसमें है ये कि इसमें ऑक्टल है और ऑक्टल को हमें बदलना है किसमें? बाइनरी में। तो इसको ये कन्वर्जेशन है। जो बार लिखा होता है कोष्ठक में उसका ये होता है, जैसे 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टल हो गया, 2 लिखा हुआ है तो ये बाइनरी हो गया, इसको इनमें बदलना है। बाइनरी जो नंबर है उसमें हमेशा 2 ही डिजिट होते हैं, 2 बिट होते हैं, एक और 0, सिर्फ 2 ही काम आते हैं। जैसे जहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है ये सारे 1 0 1 0 आया। यहाँ पे जो ऑक्टल लिखा हुआ है 16, ये हेक्साडेसिमल 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ से बाइनरी में चेंज करना तो सारी संख्या 0 और 1 के फॉर्म में ही है। और इसमें भी देख लो ऑक्टल से जब बाइनरी में चेंज करना होता है तो इसमें भी सारी संख्या 0 और 1 फॉर्म है। तो बाइनरी भी जहाँ पे भी होगी वहाँ 0 और 1 फॉर्म में ही सारी संख्या होगी। तो ये कन्वर्जेशन है। इस कन्वर्जेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम सारे कन्वर्जेशन के बारे में बात करेंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं, सारे एक दूसरे का कन्वर्जेशन है उसको हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर होगा पहले का, आप कोशिश करिएगा अगर आपको कन्वर्जेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अगले वीडियो में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम करवा देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए। और इस 148 है, इसका जो बाइनरी से जब डेसिमल में करना हो तो इसका सही आंसर आएगा सी, 30। और 149 है जिसमें सही आंसर आएगा ए। इसमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जेशन करना है तो इसका सही आंसर आएगा ए। अब 150वां प्रश्न है जो कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम BOS कौन सी पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये 150वां जो लास्ट प्रश्न है तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय पीढ़ी का। जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम BOS है वह द्वितीय पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर होगा बी। ये जो 30 प्रश्न थे 120 से 150 तक 30 प्रश्न हमने कंप्यूटर के डिस्कस किए हैं। और अब जो अगले